टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है टीएसआर, जिन्हें उत्तराखंड में टीएसआर के नाम से जाना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं। तमाम अलग अलग भूमिकाओं में प्रदेश में भी देखा है और देश भी देख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर आप सांसद भी हैं, संगठन में भी लंबा आपका कार्यकाल रहा है, अन्य राज्यों में प्रभारी भी बनकर गए। सबसे अच्छा जो दायित्व था उसे आप क्या मानते हैं जो आपने पूरा निभाया? देखिए, दायित्व तो हमेशा हम पार्टी संगठन के लोग हैं, एक कार्यकर्ता का दायित्व ये महत्वपूर्ण होता है। और कार्यकर्ता का मतलब ये होता है कि जो कर्तव्य भाव से काम करता है। और चाहे फिर संगठन में रहिए, सरकार में रहिए या एक जनप्रतिनिधि के रूप में रहिए, कर्तव्य भावना ये सबसे ऊपर रहती है। और मैं समझता हूँ कि वही एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दायित्व है। अच्छा, आप दिल्ली चले गए, देहरादून को आपने छोड़ दिया, लेकिन देहरादून के लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। नजर रहती है कब आप क्या बोल रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं। तमाम जो निगाहें हैं वो दिल्ली में भी आप पर रहती हैं, यानी कि देहरादून ने आपको नहीं छोड़ा। नहीं, जो निगाहें रखते हैं हमारे पर, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। और बड़े कृतज्ञ भाव से उनको निश्चित रूप से याद भी करना चाहूँगा और उनको शुभकामनाएं भी देंगे। लेकिन मैं उन निगाहों की बात कर रहा हूँ जो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना मानकर चलते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति किस सोच से निकला है, किस सोच को आगे रखकर वो काम करता है। मेरा स्वभाव तो सीधा सपाट है, कोई बात है तो सीधी सपाट बात बोलता हूँ। कोई काम है, हो सकता है तो हाँ करने का स्वभाव है। नहीं तो मैं मानता हूँ कि देखिए, हर किसी के पास जो उसका समय है वो बड़ा वैल्यूएबल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर समय दूसरे का समय खराब नहीं करना चाहिए, उनको स्पष्ट बताना चाहिए। हाँ, कोई चीज़ हो सकती है तो उसको तुरंत करना चाहिए। लेकिन आपका जो सीधा सपाट व्यवहार है, कुछ लोगों को कभी कभी नागवार गुजरता है, नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि त्रिवेंद्र जी ने खरी खरी बोल दी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, उस समय हो सकता है किसी को खराब लगता हो, लेकिन बाद में वही लोग बोलते हैं कि नहीं सर, आपने हमको जो बात बोली वो बात बिल्कुल सही थी। और उस समय हमको ज़रूर खराब लगा, लेकिन कम से कम आपने हमको दुविधा में नहीं रखा या उलझा के नहीं रखा। जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल, कई लोगों का स्वभाव है कि वो 10-10 चक्कर कटवाते हैं। जिस काम को मतलब 5 मिनट में हो जाना चाहिए, उसमें 50 मिनट लगा। तो मुझे लगता है कि समय बड़ा कीमती होता है और उसका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। विशेषकर जो जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको उसकी वैल्यू समझना चाहिए। आप जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तमाम आपने बड़े फैसले किए, लंबा कार्यकाल भी आपका रहा। उस कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कहाँ रखते हैं उसे? अब देखिए, वो कार्यकाल ऐसा कार्यकाल था कि 6.5 महीना तो समझने में लग गया। 1.5 साल कोरोना के कारण हमारा बड़ी चुनौती थी वो। बहुत डिस्टर्बिंग रहा। और हमने कोशिश की कि कोरोना काल को बहुत अच्छे ढंग से उसको संभाला जाए। और जो आंकड़े बताते हैं, तो हमने उस समय कोशिश की, तो उसका परिणाम भी आया है कि आपको ध्यान होगा कि जो फर्स्ट फेज था उत्तराखंड में, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। बहुत बड़ा नुकसान उससे नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं हुआ। कुंभ हमारे पास उसी दौरान कुंभ का भी कार्यकाल था। कुंभ के लिए भी तैयारी करनी थी कि भाई कुंभ होगा, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी देखनी थी। तो तमाम उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया। और कोरोना का जो एक भय था, उस भय से भी समाज को भयमुक्त करने का प्रयास किया गया। लोगों का इलाज किया गया, कोई भूखा न रहे, उसके लिए उनके तमाम तरह की व्यवस्था पैदा की गई।
और एक जो ट्रॉमा हो गया था लोगों को, उसमें उनको एक साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करने का प्रयास किया गया। आपकी लोकसभा में एक धनाढ्य वोटर है आपका, सपोर्टर भी है आपका, दुनिया में उनका नाम है बाबा रामदेव का। जी। बीते दिनों जॉन एवरेस्ट का जो लैंड स्कैम सामने आया, पूरे प्रदेश में कांग्रेस भी हमलावर हुई। आप अपनी विधानसभा के उस धनाढ्य वोटर के इस लगे हुए आरोप पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब उसका सवाल ये है कि इसमें जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया। अगर पालन नहीं किया गया तो उसका पालन होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी। देखिए, सरकार की नीति सबके लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नीति नहीं होती। नीति का मतलब जो सबके काम आए, सबको जिसमें बराबर का हक है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मीडिया में मैंने भी पढ़ा और मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह की कोई अनियमितता हुई है तो ये अनियमितता नहीं होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष की नज़र भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक्टिविटी पर, बयान पर रहती है। इतना फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों बने हुए हैं प्रदेश में? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, मैं कोई डिसाइडिंग फैक्टर हूँ, मुझे इस तरह का कोई आभास परसेप्शन बना हुआ है कैसा? ऐसा किस तरह का आभास नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोग इस तरह की अपेक्षा अगर करते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उत्तराखंड का, एक पार्टी का जिम्मेदार और एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बात लोगों को अच्छी लगे, नागवार ना गुजरे, वो बात सबको, सबका स्वीकार होना चाहिए। मैं सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मेरी जिम्मेदारी अपनी स्टेट के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी अपनी पार्टी के प्रति है। और जो वहाँ जो तमाम जो लोग रह रहे हैं, जो 21 लाख मतदाता हैं और आबादी लगभग 25-27 लाख के करीब होगी, 30 लाख भी हो सकती है, तो उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। मैं उनके साथ समान व्यवहार चाहता हूँ, उनको समान अवसर मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है। और वो बात मैं, जब मुझे मौका मिलता है, कोई पूछता है तो मैं करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं बहुत कम करता हूँ बाई चांस, ताकि आपके हर बयान पर नजर रहती है। अच्छी बातें नजर रहती है तो इसका मतलब कुछ है। अच्छा, नेपाल में भी जो हमने देखा, वहाँ जेनजी का बदलाव, उत्तराखंड में कल जो हुआ परेड ग्राउंड में युवाओं का सैलाब उमड़ा, लोग उससे जोड़ रहे हैं कि उत्तराखंड में कहीं जेनजी का जैसा कुछ ना हो जाए। सरकार को क्या सबक लेना चाहिए नेपाल से? देखिए, नेपाल में जो कुछ था, मेरे भी वहाँ काफ़ी लोगों से संबंध हैं, उनसे हमारी बातचीत भी होती है। ये सच है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, उसमें जो सामने जो इश्यू आया वो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इश्यू आया जी। और जिस तरह से मीडिया में हमने देखा, मंत्रियों को मारा गया, उनको मारा गया, बता सोना मिला घरों में, डॉलर संसद में आग लगा दी गई, डॉलर्स मिले और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जो प्राइवेट होटल थे उनको भी नहीं बख्शा, लीडर्स को नहीं बख्शा। तो एक आक्रोश था। जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसको भी जलाने का प्रयास किया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये तो जांच का विषय है, वहाँ की सरकार जांच कराएगी, दूसरे देश का मामला है, तो वहाँ की सरकार जांच कराएगी। पर वहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी है वो एक जज रही है, तो पढ़ी लिखी है, जज हैं, तो बनारस से पढ़ी लिखी हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी जांच वहाँ पर होगी और ये इसका सारा कारण क्या था वो सामने आएगा। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो उन तमाम कारणों तक वहाँ की सरकार पहुँचेगी, नेपाल देश की सरकार पहुँचेगी। हमारा तो पड़ोसी मुल्क है, कल्चरली हम सब लोग एक हैं। उत्तराखंड का और रोटी बेटी का कहते हैं संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो निश्चित रूप से हमको भी वहाँ पर जो कुछ तकलीफ हुई है, नेपाल का नुकसान हुआ है, तो हमें मानते जैसे हमारा नुकसान हुआ है, सब महसूस करते हैं। वो ठीक नहीं हुआ।
लेकिन जब पड़ोस में कोई घटना होती है सर, तो हमें भी तो सबक लेना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, पड़ोस का कोई घटना होती है तो आजकल तो मीडिया और सोशल मीडिया जी जी, इस तरह से हो गया कि सारी दुनिया हमको अपने मोबाइल पर फिल्टर है, बिल्कुल सामने है। स्मार्टफोन पर दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। निश्चित रूप से कोई भी किसी भी देश में कोई इस ढंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। आज तो नेपाल तो कल्चरली एक ही है, फिर हमारा सबसे नज़दीकी राष्ट्र है, तो उसका असर भारत में ना आए उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। आम आदमी को रहना चाहिए कि भाई जिस तरह का नुकसान वहाँ पर अपने लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, कोई बाहर से नहीं गए वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने वाले। और नेपाल तो ऐसा देश है जो कॉलोनी में नहीं रहा। जी जी जी, देश ऐसा है कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया में तो देश बहुत कम है तो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, किसी अधीन नहीं रहे। नेपाल में इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता भी है और सबक भी हमको उसको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपके कार्यकाल में हमने देखा कि ना बॉबी पवार जैसा कोई किरदार सामने आया, ना हाकम सिंह जैसा किरदार सामने आया। अचानक उत्तराखंड में ऐसा क्या हो गया? शांत प्रदेश है, छोटी सी हमारा राज्य है, नकल माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, क्राइम रेट इतना बढ़ जाना प्रदेश का, हम किधर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अब हर चीज़ ही बढ़ रही है और अच्छी पुलिसिंग की जरूरत है। पुलिस की इसमें बड़ी भूमिका है, प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, अच्छी सरकार और लीडर्स की एक बड़ी भूमिका है। लीडर लीड कर रहे हैं, कोई और लीड कर रहा है, तो ये चीज़ें देखने की जरूरत है। और राज्य की कानून व्यवस्था ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप डेवलपमेंट कैसे कर देंगे? निराशा होती है, नहीं हो सकती, निराशा भी होती है। जब दिल्ली में बैठकर इन घटनाओं को आप देखते हैं और इस तरह की कोई भी बात होती है, बच्चे चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा हो या फिर बेरोजगार बच्चे, तो सब हमारे बच्चे हैं ना। बस हमारे सारे बच्चे हमारे, कल वो परेड ग्राउंड में रात भर सोए, सारे बच्चे हमारे। तो उन बच्चों से बातचीत करके उनको समझाना चाहिए, अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को उसमें बीच में आना चाहिए। क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह जा रही है तालमेल में? नहीं देखिए, अब मैं तो नहीं हूँ सरकार में, इसलिए मुझे, लेकिन आप सरकार के कदम रहे हैं, क्या रहे हैं? वो सब ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब हम बातचीत करेंगे तभी बातें सामने आ पाएंगी। लेकिन हाँ, संवाद होना चाहिए। संवाद जब रहता है तो काफ़ी जो समस्याओं का समाधान हो जाता है और फिर बच्चों से समाधान कायम करना चाहिए, उनको सारी बात बताना चाहिए। और अब परीक्षा के पेपर आउट हुए हैं तो उनके अरमानों को आघात पहुंचा है। लेकिन जिम्मेदार कह रहे हैं लीक हुआ ही नहीं वो। नहीं, ये तो फिर वही हो गई ना कि पीता नहीं हो पिलाई गई है, वही वाली बात हो गई। तो ये बात ठीक नहीं है। पेपर अब तक पेपर लीक नहीं हुआ तो तुमने लोगों को गिरफ्तार क्यों किया है? जी, लोगों को तुम कह रहे हो कार्रवाई करेंगे जी, तो क्यों कार्रवाई करोगे भाई? क्यों कार्रवाई करोगे? कल तुम ही कार्रवाई करोगे, आज कह रहे हो पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये उस दायरे में नहीं आता, लीक के दायरे में नहीं आता। तुम क्या जांच करोगे? फिर पहले तुमने फैसला दे दिया कि ये सब नहीं हुआ है, तो क्या जांच करनी? नाइंसाफी बच्चों के संग है। बिल्कुल, मैं इसको नाइंसाफी मानता हूँ और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चे धैर्य से रहें, कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसका जरूर। आपके संपर्क में होते कभी सुझाव या आपसे भी शिकायत कहने आते हैं? हमारे संपर्क में कभी ये बच्चे नहीं आए हैं। जो एक मुखिया होने नाते आपसे गार्जियन होने नाते कभी नहीं हमारे पास आए। मैं तो मेरे पास आएंगे तो उनका स्वागत करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। ये पेपर लीक कितना बड़ा युवा उत्तराखंड के लिए कैंसर है? देखिए, ये समझ में नहीं आता कि पेपर लीक हो कैसे गया। अभी तक जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई हैं, तो हम अधिकारियों के वक्तव्य सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब लगभग 11:30 के करीब पेपर बाहर आ गया था, स्क्रीनशॉट बाहर आ गए हैं। तो आखिर अंदर कैमरे चले कैसे गए? कैमर्स होते हैं, सारी व्यवस्था होती है, न्यूज़लेटर होते हैं, सारा देखते हैं। तो ये बड़ा जांच का विषय है।
और मुझे लगता है कि इसमें सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपदा को लेकर हम आखिरी सवाल करेंगे कि प्रदेश में जिस तरह से लगातार आपदाएं आई, क्या लगता है ये कितना बड़ा प्रदेश के विकास में बाधक है? देखिए, पॉलिटिकल आपदा अलग है, प्राकृतिक आपदा अलग है। आपदा एक ऐसा शब्द है जो शब्द सुनते ही एक अजीब सा आभास होता है, क्योंकि मैं दैवीय आपदाओं से 92 से बहुत करीब से जुड़ा हूँ। मुझे वहाँ लोगों की परेशानी समझने का भी मौका मिला, आपदाओं में मदद करने का भी मुझे मौका मिला। और उत्तरकाशी की जब आपदा आई थी 1992 में, तो मैं 6 महीना उत्तरकाशी में रहा, भारी नुकसान हुआ। उसके बाद चमोली में हुआ और कजवा लातूर में हुआ, गुजरात में हुआ, तमाम जगह इस तरह की दिक्कतें आई हैं। उत्तराखंड में कई तरह की आपदाएं उसके बाद आई हैं। तो आपदाओं से नुकसान तो होता ही है, उसमें तो पूछने की कोई बात नहीं है। आपदा का मतलब ये नुकसान होता है, जन हानि होती है, हमारी पशु हानि होती है, हमारी खेती का नुकसान होता है, हमारा पर्यटन उससे प्रभावित होता है, चार धाम यात्रा से प्रभावित होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बच्चे निराश्रित हो जाते हैं, उनको जो पढ़ाने वाले हैं, उनको पालने वाले हैं, वो नहीं रह जाते। कई बार ये होता है कि बच्चे नहीं रहते, परिवार का कोई एक आदमी रह जाता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी पहले से कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब इसमें जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक रहें। तो मैं बताता हूँ आपको कि जो सहजदारा के आसपास जो घटना हुई, उस दिन अगर लोग जागरूक नहीं होते तो बहुत सारी बहुत कैजुअल्टी होती। लेकिन जब उन लोगों ने रात को देखा कि 10 साढ़े 10 बजे बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है, तो ये लोग सोए नहीं। इन्होंने आसपास के सारे गांव में मोबाइल के थ्रू ये मैसेज करते रहे कि भाई सो मत, जागते रहिए, जागते रहिए। और लोग रात भर नहीं सोए, रात भर अपने देखते रहे किसी तरह का नुकसान ना हो। अब 3 कैजुअल्टी जैसे सहजधारा में हुई, तो बेचारे बचाने के चक्कर में उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये हमारे जिस जहाँ पर हम खड़े घर के बगल में यही ऊपर से पूरा स्लाइड हो जाएगा, है ना। वो चले गए। जो लड़का वहाँ पर अंकित रावत था, तो सबकी सेवा में लगा हुआ, सबको बचा के बाहर करा था। 18-20 साल का बच्चा था, गाँव वालों को बड़ा प्रिय भी था, लेकिन स्वयं चला गया बहुतों को बचा के, और स्वयं चला गया। लेकिन एक वो लोग जो जागरूक रहे, तो ये बड़ी जो तादाद हो सकती थी उसे कम किया जा सकता, तो उन्होंने कम किया है। तो अवेयरनेस से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। कहाँ पर बसावट होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके माध्यम से वो चिन्हित। हम इसी पर आए थे। हमने जब पर्यटन मंत्री से बात की, उनका कहना है अतिक्रमण, अवैध निर्माण, ये सबसे बड़ा जो है वजह बन रही है इन आपदाओं की। नदियों में लोग बस जा रहे हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपने ही लोगों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप भी तो 4 साल रहे हैं, लगता है आपको कि अवैध निर्माण, नदियों में बसते लोग आपदा को नियंत्रण दे रहे हैं? ये आपदा का कारण नहीं है। आपदा का कारण तो प्रकृति में हो रहे बदलाव है। ये लोग शिकार होते हैं, ये लोग उससे प्रभावित होते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना कि कहाँ बसना चाहिए, कहाँ नहीं बसना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे। जिला विकास प्राधिकरणों के पीछे मेरा अनुभव था, क्यों, इनकी क्या जरूरत है। जब जिला विकास प्राधिकरण हो, एक नियोजित विकास होगा, तो नियोजित विकास में ये सारी बातें आ जाएंगी कि भाई यहाँ पर बसना चाहिए, यहाँ पर नहीं बसना चाहिए, यहाँ पर किसी आपदा का जवाबदेही भी तय हो जाएगी, जवाबदेही भी तय होगी। तो हमको कोई ना कोई ऐसा एक संवैधानिक एक ढांचा बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हिमालय सबसे नए पहाड़ों में आता है दुनिया में, जो अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी उभर रहा है। दूसरी चीज जो वैज्ञानिक बताते हैं कि अरावली पर्वत भी उत्तर की ओर
धीरे धीरे माइग्रेट कर रहा है, जी खिसक रहा है। उत्तर की तरफ माइग्रेट कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें हमको ये आज के वैज्ञानिक दुनिया कहते हैं कि भाई आपको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पर बसावट होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इससे आपदा को के प्रभाव को न्यून कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, कम रोक नहीं कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, और जो जीवन को जो खतरा है उससे बच सकते हैं। आखिर में सर, सीबीआई की रिग में हरक सिंह रावत और हरीश रावत आमने सामने आ गए हैं, उसमें उमेश कुमार भी अब आ गए हैं जी। आपसे ये सवाल ना करें तो ये पूरा बातचीत अधूरी रह जाएगी। इस वक्त जो चल रहा है, उमेश कुमार चैलेंज कर रहे हैं हरीश रावत को, सीबीआई की नोटिस सामने है, कैसे देख रहे हैं सब चीज़ें? देखिए, अब तो सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, हमको उसका वेट करना चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि मेरे संग अन्याय हुआ, मरने से पहले मैं चाहता हूं ये दाग धो दूर रहूं। इतना इमोशनल क्यों हो जा रहे हैं हरीश रावत? कह रहे मौत ना आए तब तक जब तक ये दाग ना धो लूं। अब हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ हैं, राजनीति के धुरंधर है, वक्तव्य देने वाले धुरंधर है, और उनकी ये वक्तव्य देने की क्या भावना है तो वही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता कि दाएं हाथ क्या करने वाला है, दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बाएं हाथ क्या करने वाला है। तो हरीश रावत जी तो खिलाड़ी हैं और गुगली फेंकते रहते हैं। तो हरीश रावत जी को कोई अगर कोई ऐसा मनोविज्ञानी हो तो वही पता कर सकता है कि वास्तव में वो चाहते नहीं। उन्होंने कल लिखा कि मैंने राजनीति से संन्यास अघोषित रूप से ले लिया है और झंडा प्रीतम सिंह के हाथ में दे दिया है, लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं मरने से पहले दाग धोना चाहता हूं ताकि मेरे 55-60 साल के राजनीतिक कैरियर पर जाने के बाद कोई। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसके मायने समझने के लिए कुछ वेट करना चाहिए। उन्होंने वक्तव्य दिया है तो क्यों दिया है उसको समझने के लिए 2-3 साल का समय। उमेश कुमार जी की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहेंगे? उसके बारे में वो ये कह रहे हैं आपकी चूंकि विधानसभा में, आपकी लोकसभा में है, उनका कहना है कि 2027 में 10 सीटों पर मैं लड़ूंगा और 10 विधायक जीत के आऊंगा और फिर जो है हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बारे में तो कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है उसके बारे में क्या कर सकता है। पॉलिटिकल भविष्य देखते हैं उनका? जो कुछ बोलना ही नहीं। ठीक है, बॉबी पवार का पॉलिटिकल भविष्य देखते हैं? नहीं, बॉबी पवार सब लड़के हैं, लगे हैं अपने काम में। शुभकामना देंगे। अभी इनके जीवन की शुरुआत है। जो मुद्दे उठा रहे हैं लोग, क्या वो सही है? देखिए, जो मुद्दे उठा रहे हैं मुद्दे बिल्कुल सही हैं, मुद्दे से देखिए प्रत्यक्षम के प्रमाण जो हम देख रहे हैं, तो उन्होंने जो मुद्दे सामने दिख रहे हैं उस पर आवाज उठा रहे हैं। युवा हैं तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये बात तो हर किसी की सुनी जानी चाहिए। जितनों की जो भी कोई विषय उठता है, कोई ऐसे गंभीर इशू है, आजकल तो सोशल मीडिया इतनी कुछ चीज़ें सामने ला रहा है, तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, इसके पीछे निहितार्थ क्या है और ये सही है कि नहीं। सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि किसी भी संवेदनशील जो व्यक्ति है, जो संवेदनशील प्रशासन है, उनको इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। 27 में धामी जी का भविष्य क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। हम तो किस आधार पे कह रही है? तो ये भी कह रहे हैं कि वो 32 का चुनाव उनके किस आधार पे? वो आधार पे होगा नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जोरदार काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तमाम उपलब्धियां, एक उपलब्धियों तो मैं बताऊं, कुछ 50 उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां हैं, सब सारे चुनाव जीत रहे हैं, सब कुछ जीत रहे हैं, जनता उपलब्धियों के आधार पर वोट डाल रही है। लेकिन क्राइम रेट बढ़ रहा है प्रदेश में, बेरोजगारी की बात पे सड़क पर संग्राम हो रहा है, ये भी है कि अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पेपर लीक भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, कुछ चीजें चलेंगी, उसी के लिए तो कानून बनाने यानी कि एक तरफा चुनाव 2027 का रानी जी जीत जाएंगे। निश्चित रूप से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए, ये है वीरेंद्र सिंह रावत जी, इनके बारे में भी ये सच है कि कहते जो है उसका मायने आपको अपने हिसाब से लगाना चाहिए। 27 में धामी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, कह तो दिया, लेकिन रास्ते तब तक बहुत कठिन होंगे। हरीश रावत जी के लिए उन्होंने कहा कि दायां हाथ क्या कहता है, बाएं को पता नहीं होता है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से बॉबी पवार के लिए कह रहे हैं क्योंकि मुद्दे सही हैं, क्या सरकार उन मुद्दों पर बात करती है?
काम करती है और उत्तराखंड के विकास में क्या वाकई इन युवाओं की बात को सुना जाएगा, देखना होगा। नमस्कार।